इस कंट्रोवर्सी में फंसे लोगों या इससे जुड़े लोगों को और स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं कि आखिरकार ये कंट्रोवर्सी किसके कारण हो रही है और इसके पीछे कौन फ़ायदा उठा रहा है या किसका इन फ्यूचर फ़ायदा हो सकता है। साथ ही पंकज सर ने अड्डा 24/7 का ही क्यों नाम लिया। और एक दूसरा सवाल जो उठता है, ये 5 करोड़ वाला क्या सच एमडी सर सर्वेश सर ने ये पैसे सच में लिए हैं। और एक और बात, क्या कोटा में कोई दिक्कत हो रही है सच में या नहीं, और फिजिक्स वाला कहीं खतरे में तो नहीं है। सारी की सारी बातें करेंगे बट वन बाय वन। उससे पहले एक और सवाल उठता है। तो इस पूरे भाषण में टोटल 4 से 5 टीचरों का नाम आया और 2 मेन कंपनीज का नाम आया, एक तो फिजिक्स वाला खुद और दूसरा अड्डा 24/7। तो इस पूरे मामले को समझने से पहले, ठीक है, इस पूरे टीचर के भाषण में फंसने से पहले, उसमें उलझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अड्डा 24/7 और फिजिक्स वाला में क्या लिंक है। कैसे पता चलेगा सच? जब मैं बोलूंगा तभी तो पता चलेगा। 11 जनवरी का टाइम है, 11 जनवरी को हमने ऑलरेडी प्रेडिक्टर को पहले दे दिया था मैंने। जब खुद से कुछ नहीं कर पाए आगे तोड़ने में, तो वो नाम है अड्डा 24/7। मैं भी नेता नहीं हूँ और मैंने पहले नहीं होती है कि जो निश्चल प्रेम है, इसलिए मेरा आना जरूरी है ना, क्योंकि मुझे भी आप पे भरोसा था यार। तो एक चीज करते ना, आप एक काम करो ना, आपकी कंपनी 2000 करोड़ की है और ये जो लोगो आप देख रहे हो ना पीछे, टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जेपी वर्ल्ड और आप देख रहे हैं 1 बिलियन वॉइस, तेज की आवाज़ सब तक। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी को मिली टीचर से ना स्टार्ट करते हुए उससे इम्पोर्टेंट मुद्दे से स्टार्ट करते हैं कि यार अड्डा 24/7 का इस कंट्रोवर्सी में आखिरकार नाम क्यों आया। तो देखो, उससे पहले हमें अड्डा 24/7 के बारे में थोड़ी बातें मालूम होनी चाहिए, इनकी इन्वेस्टमेंट, इनके फ्यूचर प्लान, ताकि हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को प्रॉपर तरीके से और हट के समझ सकें। तो अड्डा 24/7 को मिली 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया था, सौरभ, सुशील और अनिल नागर। ये 3 दोस्तों ने फाइनली स्टार्टअप के तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी रहा और जैसे जैसे स्टार्टअप बड़ा होने लगा तो इसे फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने अपना डिसाइड किया कि हमें पहला अपना राउंड करना चाहिए और लगभग इन्होंने एड्यूटेक, आशा एड्यूटेक और जेएम फाइनेंस से अपनी पहली इन्वेस्टमेंट उठाई। लगभग एड्यूटेक से 10.81 करोड़ उठाया, 4.2 स्टेक डाइल्यूट करते हुए, और जेएम फाइनेंस से 4.7 करोड़ उठाया, 1.34% डाइल्यूट करते हुए। अब इस पैसे से स्टार्टअप की ग्रोथ और एग्रेसिव तरीके से हुई, बट इनके खर्चे भी एक तरीके से लगभग अनकंट्रोल वे में बढ़ने लगे। तो अब इन्हें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी कंपनी को और बड़ा करने की, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन और ब्रांड वैल्यू बढ़ती जा रही थी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार बहुत बड़ी फंडिंग उठाई जाए और बड़े प्लेयर से उठाई जाए। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए बेस्ट ब्रिज, इसके बाद गूगल और इन्फो एज जैसी कंपनीज के पास अप्रोच की। बात यहाँ बहुत ज़्यादा क्वाइट इंटरेस्टिंग है अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो। जहाँ उन्होंने 1400 करोड़ की वैल्यूएशन पे 35 मिलियन $, यानी इंडियन रुपीस में बोले तो करीब 269 करोड़ के पास होता है, उतना करोड़ रुपीस इन्होंने इस पूरे इन्वेस्टमेंट से रेस किया। अब इन्वेस्टर से कितने स्टेक डाइल्यूट किए ये भी इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी में। देखो, बेस्ट ब्रिज ने यहाँ 150 करोड़ रुपए लगाए और 28.36% स्टेक हासिल किया। वहीं इन्फो एज ने 75 करोड़ इन्वेस्ट करते हुए 23.01% स्टेक हासिल किया। वहीं गूगल ने 38.86 करोड़ लगा करके 2.77% हासिल किया स्टेक। अभी भी प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा होल्डिंग था जो इन सभी से ज़्यादा ही था। लगभग 29.78% अभी भी प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स से यहाँ हमारा मतलब है जिन्होंने कंपनी को इनिशियली स्टार्ट किया था, यानी सौरभ और सुशील और अनिल। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतने सारे पैसों का अड्डा 24/7 ने किया क्या, यानी 280 करोड़ रुपए का क्या किया। इससे भी आसान एक सवाल है इस क्वेश्चन को समझने से पहले कि अड्डा 24/7 इससे पहले क्या करता था। जैसा कि आप सभी को पता है कि अड्डा 24/7 बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराता है, यानी इनका टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वर्क करता है।
जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जो स्टेट लेवल पे होते हैं, जो कि ऑपरेट करता है टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में। रिपोर्ट से पता चलता है कि इनके लगभग 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इनके ऐप पे और करीबन 30 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं और एक डाटा के हिसाब से लगभग ये 10,000 से भी ज़्यादा वीडियोस और लाइव जाते हैं करीबन एक मंथ में। बहुत ही ज़्यादा है ऐसे बोला जाए तो। अब अड्डा 24/7 की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये गौर करने वाली बात है कि अड्डा 24/7 आखिरकार इस पैसे का किए रही क्या। तो उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स में बचाया कि हम इस पैसे से मेनली गवर्नमेंट एग्जाम्स में सक्सेस रेट को बढ़ाएंगे, इसमें प्लेटफॉर्म इम्प्रूवमेंट और ब्रांडिंग जैसी चीज़ें थी। उसके साथ साथ इन्होंने अपने ऑफलाइंस पे भी ध्यान दिया, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर्स इनके अभी तक लॉन्च नहीं हुए थे यानी K-12, JEE और नीट और अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स पे ये फोकस करेंगे, जो कि यही वाला प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला से थोड़ा मैच करता है। अब यहाँ K-12 क्या है, सिंपल भाषा में बता दूं तो ये स्कूल का 1 से लेकर के जो 12 तक की स्टोरी होती है, क्लासेस होती है, उन पे ध्यान देगा। तो ये तो रही अड्डा 24/7 की कहानी। तो कहानी अभी आधी अधूरी है मेरे दोस्त। कहानी का अभी इंटरवल आना बाकी है और वो इंटरवल फिज़िक्स वाला की स्टोरी जाने बिना नहीं होगा। वैसे फिज़िक्स वाला की सभी स्टोरी जानते हैं, बट जो हमें इस स्टोरी में समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कोई नहीं जानता है। तो चलिए फिज़िक्स वाला की भी एक्सपोज करते हुए उसकी कहानी समझते हैं। देखो, एडटेक कंपनी का सबसे पॉपुलर नेम PW यानी फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं, एक इमोशन है। ये डायलॉग आगे आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। इसकी इनिशियल फाउंडेशन अलख पांडे नाम के एक व्यक्ति ने की थी। बाद में इसे प्रतीक महेश्वरी नाम के एक और व्यक्ति ने ज्वाइन किया और ये दोनों ने खड़ा किया फिजिक्स वाला का एम्पायर, करीबन 8,000 करोड़ की इस बड़ी कंपनी को। प्रतीक महेश्वरी को कई बार कहा भी जाता अ मैन और अ हिडन मैन बिहाइंड फिजिक्स वाला, जिन्होंने फिजिक्स वाला की बुनियादी नींव को एक स्ट्रॉन्ग पिलर के थ्रू खड़ा किया, यानी उसे सपोर्ट दिया। वैसे ये पूरा का पूरा चेहरा तो फिजिक्स वाला के चेहरे के साथ ही चल रहा था, पर इसकी फाउंडेशन यानी पीछे से मजबूती हम सिंपल से बताना चाहते थे कि प्रतीक महेश्वरी या प्रतीक सर ने की थी। इसकी मिली स्टोरी स्टार्ट होती है तब जब एक अच्छा प्रॉफिट बुक होने लगा था फिजिक्स वाला में। लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट एक ही साल में। पैसे की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी फंड रेस करने की एक ज़रूरत, क्योंकि एक बड़ा इनोवेशन और बड़ा सपना देखने के लिए कहीं ना कहीं पैसा तो लग जाता है। और एक होता भी है ना कि अपने को दिखाना पड़ता है कि हमारे कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है, वो वाली भी सोच शायद रही होगी, बट अलग सर की तो मुझे नहीं लगता ऐसी सोच होगी। तो इसी की इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए ये इन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट रेस किया, यानी राउंड 1 के लिए गए। लगभग 1.1 बिलियन की वैल्यूएशन पर, जो कि इंडियन रुपीस में बोला जाए तो 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा के वैल्यूएशन पर अपना पहला राउंड यानी राउंड 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जो कि करीबन 100 मिलियन यानी इंडियन रुपीस में 800 करोड़ रुपए में इन्होंने अपने पहले कंपनी का स्टेक डायल्यूशन किया। अब इस राउंड में 2 इन्वेस्टिंग कंपनी ने सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कर ली फिजिक्स वाला। पहला तो आता है बेस्ट ब्रिज, दूसरा आता है GSV वेंचर, और उसी के साथ बना यह इंडिया का 101वां यूनिकॉर्न और दूसरा एडटेक प्लेयर जिसने ये माइलस्टोन हासिल किया। अब आप बोलेंगे दूसरा, ये अनअकैडमी और हम दूसरे प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं क्या? तो देखो, बात ऐसी है कि जो दूसरे एडटेक प्लेटफॉर्म थे उन्होंने बूस्ट ट्रैप पे नहीं चला। बूस्ट ट्रैप का मतलब होता है कि 100% प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे 1। वो वाली कहानी उनकी नहीं थी, पर फिजिक्स वाला की यहाँ थी। इसीलिए हम इसे इंडिया का दूसरा एडटेक बोल रहे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली ये माइलस्टोन हासिल की। तो अब सवाल उठता है फिजिक्स वाला इस पैसे से क्या करेगा? पर उससे भी आसान सवाल फिर से वही उठता है कि फिजिक्स वाला इससे पहले क्या करता था। तो जिसको नहीं पता उसके लिए ये वाले पॉइंट्स हैं।
जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में अपने कोर्सेज को सेल करना, स्टडी मटेरियल्स बनाना, जेई और नीट और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, और स्टेट बोर्ड में भी इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ बन चुकी थी। अब इनके अंडर लगभग 2000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो कि जिसमें 500 से अधिक टीचर हैं, 100 से अधिक टेक एक्सपर्ट, 200 से अधिक एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, और 200 से अधिक प्रोफेशनल्स हैं जो क्रिएटिव एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन सीट, आंसर पेपर और डीपीपी वगैरह बनाते हैं। और एक सर्वे के हिसाब से इनके यूट्यूब पे लगभग 7 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं, और पीडब्ल्यू रन करता है 20 से अधिक पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर्स में और 25 से अधिक सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, पटना, कोटा, बिलासपुर, और अभी तो इनका एक इनिशियली श्रीनगर में भी लॉन्च हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा डाइवर्स पूरे देश में फैले हुए व्यक्ति हैं। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिजिक्स वाला ने इस 8000 करोड़ को क्या करने का फैसला इन्वेस्टर के सामने एक बताया। तो फिजिक्स वाला ने कहा कि हम इस पैसे से पहला तो बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे, दूसरा पीडब्ल्यू की और ज़्यादा ब्रांडिंग करेंगे, तीसरा पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे और उनके नंबर्स इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन में थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ और बच्चे फिर से ऑफलाइन की ओर भागे। तीसरा आता है डिफरेंट नए कोर्सेस लॉन्च करेंगे। ये पॉइंट गौर करने वाली है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग सेक्टर्स पे भी जाएंगे। तो ये तो रही फिजिक्स वाला की कहानी। अब हम दोनों के फ्यूचर प्लान्स को समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि क्या मेनली दिक्कत आ रही है। देखिए, जहां अड्डा 24/7 के फ्यूचर प्लान्स में जेई, नीट और K-12 जैसे कोर्सेस में इंटर करना है, वहीं फिजिक्स वाला के फ्यूचर प्लान्स के अंडर जो अभी कंटिन्यू भी होना चालू हो गए हैं, यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, बैंकिंग, एसएससी जैसे सेक्टर्स पे घुसना। अब यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अड्डा 24/7 और दूसरा फिजिक्स वाला के बीच में राइज अप होता हुआ दिख रहा है, और ये एक कारण हो सकता है जो कि जिसके कारण अड्डा 24/7 का यहाँ नाम आया। बट ये सभी को लगता है, पर ये मेन सच नहीं है। मेन सच तो अब चालू होगा इस पूरे वीडियो में, जो हमने पहला क्वेश्चन उठाया था, आखिरकार इससे कौन फ़ायदा उठा रहा है या भविष्य में किसका फ़ायदा हो रहा है या हो सकता है। ठीक है, ये एक तरीके की स्टोरी है, तो हम तथ्य के साथ बात करेंगे, पर एक स्टोरी ही है क्योंकि हमारे पास भी सबूत नहीं है, पर जो पॉइंट्स कनेक्शन हो रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। अब एक बात ध्यान से समझा जाए तो वेस्ट ब्रिज दोनों ही कंपनीज में इन्वेस्टेड है, पीडब्ल्यू में भी और अड्डा 24/7 में भी। अड्डा 24/7 में इसने 150 करोड़ इन्वेस्ट किया था और पीडब्ल्यू में भी इसकी अच्छी खासी स्टेक है। साथ ही अगर वेस्ट ब्रिज की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मेनली फोकस करते हुए देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस और गवर्नमेंट सेक्टर्स पे ज़्यादातर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनका डाइवर्स पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है। ये अपनी अड्डा 24/7 की इन्वेस्टमेंट को भी घाटे में नहीं जाने देना चाहते हैं, जो कि अभी अड्डा 24/7 लॉस में चल रहा है। अब हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टर किसी कंपनी में दो तरीके से इन्वेस्टेड रहते हैं। पहला तो अपने फाइनेंशियल रूप से, यानी जो उन्होंने शुरू में कुछ पैसे लगाए हैं कंपनी में, यानी फंड दिए हैं उसके थ्रू, और दूसरा होता है अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए, यानी कंपनी को गाइडेंस देने के लिए या कंपनीज में डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। यानी कंपनी में कुछ भी हो रहा हो, पहली बात तो ये इन्वेस्टर को सबसे पहले पता होती है, और कोई भी चेंजेस लाना हो या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या कोई नया कोर्स लाना हो, इन सारी बातों पे इन्वेस्टर्स का डिसीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी बातें इन्वेस्टर के साथ डिस्कस करनी होती है और साथ ही उनसे राय भी लेनी होती है। यानी यहाँ ये बात साफ तौर से पता चलती है कि इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में लगभग सब कुछ पता चल चुका रहता है इन मीटिंग्स को अटेंड करते करते और अपनी एक्सपर्टीज़ देते देते कंपनी में। और अगर कंपनी कोई मूव ले रही हो या फ्यूचर प्लान या स्ट्रेटजी या मार्केट प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हो या मार्केट को कैसे ब्रेक
थ्रू करना है, कंपटीशन कैसे कम करना है, कोई भी काम अगर कर रही हो तो इन्वेस्टर को उस बात की पता चल जाती है। वो तरीका कैसे किया जा रहा है उस बात की भी पता कंपनी इन्वेस्टर को बता देती है। साफ तौर से यह बात इन्वेस्टर को पता है कि कैसे ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई जाती है और उसे प्रॉफिटेबली रन भी की जाती है। इस बात पे गौर करने वाली बात है कि वेस्ट ब्रिज प्रमोटर्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अड्डा 24/7 में। यह वहीं अड्डा 24/7 में प्रमोटर्स की होल्डिंग पे अगर ध्यान करें फिर से तो 29 के पास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, वहीं वेस्ट ब्रिज की होल्डिंग 28 है और ये दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अड्डा 24/7 में। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी पावर वेस्ट ब्रिज कंपनी के पास है अड्डा 24/7 में, वो भी बहुत ज़्यादा मेजर मेजॉरिटी के साथ। यानी अगर कंपनी में कोई भी चेंजेस करना हो या कोई न्यू डिसीजन लेना हो वो वेस्ट ब्रिज की परमिशन के बिना अड्डा 24/7 में कर पाना लगभग नामुमकिन है। वेस्ट ब्रिज को यह बात भी पता चल चुकी है कि आखिरकार एजुकेशन की कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया में और इसे प्रॉफिटेबली रन कैसे किया जा सकता है थ्रू लर्निंग फ्रॉम फिजिक्स वाला। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट के इमोशन के साथ कैसे खेला जा सकता है और उसे एक बिजनेस और प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि फिजिक्स वाला का सबसे बड़ा हथियार है अगर मैं गलत ना हो। उन्होंने बोला ना फाउंडर एंड सीईओ फिजिक्स वाला, तो वो फील आई अंदर, वो एक नाम है, वो एक इमोशन है स्टूडेंट्स का, उसको सब जानते हैं। तो इन दोनों लर्निंग को लेते हुए इन्वेस्टर्स इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं या शायद कर रहे हों अभी। सेकंड, कंट्रीज लाइक जापान, यूएसए और चाइना ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली माइंडेड लोगों से भरी हुई है, बट हमारी देश जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग इमोशनली रहते हैं और जिन्हें इनकी मैनिपुलेशन यानी इनको इमोशन को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति इमोशनली किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। मैं तो बोलूँगा इंडिया इस पे और भी ज़्यादा टॉप पे है, जहाँ हम जानवरों से इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं तो हम तो फिर भी अपनी फैमिली, एजुकेशन और करियर की बात कर रहे हैं। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन्वेस्टर अभी तक इमोशन की लर्निंग को मास्टरी तो कर ही चुके होंगे, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी वेस्ट ब्रिज ने अड्डा 24/7 में भी इन्वेस्ट किया था और फिजिक्स वाला में भी इन्वेस्ट किया था, जो कि लगभग एक जैसी एजुकेशन फील्ड में काम करने वाली टेक कंपनियां हैं। अब यहाँ पास और बहुत सारे पॉइंट्स समझने की ज़रूरत है। जैसे मेरे हिसाब से वेस्ट ब्रिज ने फिजिक्स वाला को शायद अड्डा 24/7 से सीखी लर्निंग से उसे गवर्नमेंट सेक्टर में कॉम्पिटिट करने में मदद की होगी और एक रास्ता भी बताया होगा कि कैसे हम इन सेक्टर्स पे बेटर कंपटीशन दे सकते हैं। और मेनली फिजिक्स वाला में अलग सर की ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होने के कारण उन्हीं की चलती होगी और इन्वेस्टर की सजेशन को वो बाईपास करने की भी उनके पास अच्छी खासी पावर है। एज एक बूस्ट ट्रैप पे चलते हुए प्रॉफिटेबल कंपनी और बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर्स तो इन्वेस्टर के प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि ज़्यादा इंटरेस्ट ना मिलने के कारण और अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में देखते हुए यहाँ वेस्ट ब्रिज को एक अपॉर्चुनिटी दिखी होगी कि अड्डा 24/7 को हम कैसे वापस खड़ा कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं थ्रू लर्निंग जो मिली है फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म से जेई और नीट के सेगमेंट में। मैं तो कहूँगा कि ये सारी की सारी चीज़ें एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे कनेक्शंस दिख रहे हैं कि हो सकता है ऐसा इन्वेस्टर्स को लगा हो कि यहाँ तो हमारी नहीं चल रही है तो क्यों ना इससे बेटर हम बना के दिखाएं। और मेरे हिसाब से ऐसा हुआ भी होगा फिजिक्स वाला के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टर्स बिजनेस की ओर ध्यान देते हैं, फिजिक्स वाला थोड़ा इमोशनल बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के चक्कर में दिक्कत तो हुई होगी। चलो एट द एंड मैं तो यही कहूँगा फिजिक्स वाला ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मान ली है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेने से पहले उसे भी ध्यान देना चाहिए था कि कौन सा बंदा इनकी कंपनी में इन्वेस्ट है और उसकी क्या इससे पहले कैसी प्रमोटर होल्डिंग किसी दूसरी कंपनी में रह चुकी है। पैसे से ज़्यादा लोग इम्पॉर्टेंट है जिसके साथ आप जुड़ रहे हो और फिजिक्स वाला ने यहाँ अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा
खोदा है, मुझे ऐसा लगता है। और यही शायद सबसे बड़ा कारण रहा होगा पंकज सर का अड्डा 24/7 पे अटैक करने का कारण। अभी ख़त्म नहीं हुआ स्टोरी, अभी तो बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। बात और अधिक भी हो सकती है, शायद इन्वेस्टर्स की वैल्यू ना करना फिजिक्स वाला द्वारा, या उसके टीम मेंबर्स के द्वारा, या इन्वेस्टर्स की बातों को बाईपास करना, जैसे कोर्स की प्राइस बढ़ा दो, शायद इन्वेस्टर बोले हों, फिजिक्स वाले ने बोला भैया चल बाजू हट। अगर हम टीचर वाली कंट्रोवर्सी में वापस आएँ और अब पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करें इन्वेस्टर की प्रोस्पेक्टिव को हटा करके, तो हमें कुछ बातें समझ आती हैं कि अड्डा 24/7 की जब पंकज सर ने बात किया था कि 5-5 करोड़ अड्डा 24/7 की थ्रू MD सर, सर्वेश सर और तरुण सर को दिए गए हैं, तो इसके रिप्लाई में जब इन्होंने कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाया तो उसमें MD सर, न तरुण सर, ना ही सर्वेश सर ने कहीं ये रिप्लाई नहीं किया कि भैया हमने 5 करोड़ नहीं लिए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पैसे ना लिया होता तो शायद वो भड़क सकता था कि भैया मैंने पैसे नहीं लिए हैं और तुम काहे हमारा नाम बोल रहे हो। तो मुझे यहाँ थोड़ा डाउटफुल लगा कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, पैसे का कुछ केस हो भाई, ठीक है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, पैसे के लिए सब कोई भड़क जाते हैं, मैं भड़क जाऊँगा और आप भी शायद भड़क जाओ और आपके पेरेंट भी भड़क जाते हैं जब आपका रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना इस वीडियो के बाद और जाके अपना पढ़ने में मन लगाना। JEE मेंस का पेपर पास है, ठीक है, नीट वाले हो तो नीटों के पेपर पास है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है कि पंकज सर ने अपने वीडियो में कहा कि भैया, मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ पंकज सर वाली ये बात से, कि आपको ये इंस्टीट्यूट छोड़ करके किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं जाना था और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो देखो पंकज सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टीचर फ्री है एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, और उसका राइट है भाई, उसको आप कैसे रोक सकते हो या हम कैसे रोक सकते हैं। वो कहीं भी जाके पढ़ाए, आपके यहाँ तो उसने अपनी फुल सर्विस दी है टिल डेट तक, तो आपको भी यहाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या यार, क्या ही बेहद मजाक है पंकज सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ सवाल हैं, जैसे कि एक सवाल उठता है, तो देखो तरुण सर एक बात बोल रहे थे कि कुछ दिनों में कंपनी 24,000 करोड़ की हो जाएगी तो आपके शेयर की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो ये वाला पूरा मामला थोड़ा समझने के लिए है। तो करंटली कुछ समय पहले ही फिजिक्स वाला ने अनाउंस किया है ESOP। तो अब ये ESOP क्या होता है, आसान भाषा में बोलें तो कुछ इनिशियल शेयर्स कंपनी हर एक एम्प्लॉय के देती है जो उसके साथ लॉन्ग टर्म तक बना रहता है। जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो वो अपने फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का एक रास्ता देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि कर सकते हैं किसी भी स्टॉक प्राइस की करंट वैल्यू पे जो उस समय रहेगी। अब इसी के अंडर फिजिक्स वाला ने इनिशियली करीब 6 करोड़ 66 लाख 66,670, इसे भी 66 कर देते तो अच्छा लगता सर, स्टॉक रिलीज़ किए हैं सारे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि लगभग पोर्टफोलियो का 9% वेटेज रखता है। 9% से थोड़ा ज़्यादा है। चलो, तो ये तो रही पूरी कंट्रोवर्सी की बात, आखिरकार अड्डा 24/7 का क्यों नाम आया, और दूसरा यहाँ पास तरुण सर और इन लोग क्या पैसे लिए होंगे, तो मैंने भी इसके लगभग अंदाजे से बता दिया। और इसमें इन्वेस्टर्स कैसे फ़ायदा उठा रहे हो सकते हैं, ये एक स्टोरी है, इसे एकदम डिस्क्लेमर मत ले लेना कि यही सच है। ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जो तथ्य मेरे सामने आए तो मुझे ये स्क्रिप्टिंग करते वक्त मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि हो सकता है, तो मैंने लिख दिया। साथ ही अब एक और बात है कि भाई क्या एक क्वेश्चन छूट गया है कि क्या कोटा में दिक्कत चल रही है। तो देखो, जो इनिशियल्स कुछ वीडियोस आए हैं फिजिक्स वाला विद्यापीठ, वो भी टावर 1 के लिए, ठीक है, तो आर्यभट्ट टावर के लिए, तो आई थिंक सो कि वहाँ दिक्कत होगी, तभी उसको फिजिक्स वाला सर यानी अलग सर ने भी उसको रिजॉल्व करने को बोला कि हमने रिजॉल्व किया है। और उसके साथ साथ अभी मैं करीबन 9 फेब को से पहले कोटा ही गया था कुछ 1-2 दिन की ट्रिप के लिए। आप ये टिकट भी मेरा देख सकते हो साइड में। अब मैं बेसिकली गया क्यों था, सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरे को अपनी बहन का एडमिशन कराना था फिजिक्स वाला में। मैं बोला कि गया हूँ तो कोटा में कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके करा लेता हूँ। LN में गया, मोशन में गया, हर जगह जाके हमने बात किया। मेरे को हर जगह थोड़ा प्राइस अच्छा मतलब ज़्यादा ही लगा, तो हम लोग के बजट के हिसाब से नहीं हो पा रहा था।
सिंपल से मैं फिज़िक्स वाला भी गया, वहाँ थोड़ा मेरे को प्राइस सही लगा। उससे पहले भी हमने फिज़िक्स वाला में जो उससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके, मैंने उसके थ्रू अपनी बहन का करा दिया था। इनिशियल 5,000 रुपये जमा भी कर दिए थे। अब मैं जब सिंपल सा अलग सर के टावर 1 में पहुँचा, ठीक है, आर्यभट्ट टावर में, तो अब सबसे पहले तो मेरे को गेट के पास थोड़ा बच्चों से बात करने के बाद पता चला कि भैया सही में दिक्कत है। अपन ने अब क्लासेस का तो पता कर लिया है कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब सेकंड काम आ रहा है यहाँ पीजी पता करना, और पीजी पता करना आसपास ही है, तो मैं बोला पैदल ही चलते हैं और देखते हैं गर्ल्स पीजी कहाँ अच्छा मिल जाएगा। और अगर जो बच्चा फेज़ 1 और फेज़ 2 में पहुंच जा रहा है तो ठीक है, वहाँ अच्छे टीचर मिल जा रहे हैं। बट जो एकदम नीचे के बैच पे पा रहा है तो वो उसके लिए तो भैया कोटा मत आए वो, क्योंकि उसका सबसे पहले समय बर्बाद होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पैसा बर्बाद होगा, तीसरा किस्मत बर्बाद होगी, और चौथा उसकी पढ़ाई और करियर सब बर्बाद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो सबसे पहले अगर उसे पहला और दूसरा बैच में मिल रहा है जहाँ सबसे अच्छे टीचर रखे गए हैं वहाँ ठीक है। अरे मैंने यहाँ तक कि बच्चों से बात की है, लाइब्रेरी में बुक ही नहीं है, सेल्फ स्टडी रूम में प्रॉपर काम, मतलब वहाँ एटमॉस्फेयर सही नहीं है। इसके साथ साथ टीचर का प्रॉपर कोई रूटीन नहीं है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। हम कई बच्चे जो पहले से ही आकर के रुक गए थे उनका बैचेस ही नहीं चालू हुआ है कोई। तो हाँ, अगर बोलें तो दिक्कत तो है भाई, ठीक है। ये पर्सनली मैंने फील किया था। मैं इसके ऊपर कुछ दिन में वीडियो भी लेके आऊँगा, मेरा ब्लॉग है तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, जेपी वर्ल्ड ब्लॉग कुछ दिन में आएगा, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी, हाँ, पर मैं बोलूँगा यार एट द एंड अगर आपको पढ़ना है ना तो ऑनलाइन पढ़ लो। हाँ, मैंने जितने बच्चों से बोला, एलन के बात किया तो उसने भी बोला भैया एलन की यहाँ से पढ़ने से अच्छा है कि आप कोई ऑनलाइन ले लो, अनअकैडमी वगैरह का या फिजिक्स वाला का, वहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है। अगर आपने भी एलन में फेज़ 1 फेज़ 2 में नहीं मिला तो भैया आपका यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोटा में जो भाग रहा है और नीचे का बैच मिल रहा है, आप वहाँ के बच्चों से ही पूछ लेना। वहाँ पहुँचने के बाद जब जाओगे एडमिशन लेने से पहले आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या उस बैच की सच्चाई है। ऐसा मैं एक बैच की नहीं, एक एकेडमी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने रेजोनेंस में भी बात किया, मोशन में भी बात किया, एलन में भी बात किया, पीडब्ल्यू में तो बात किया ही। आप देख करके समझ सकते हो ना भाई क्या दिक्कत चल रही है। तो एट द एंड ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल हो गया, पर मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। सब कोटा भाग रहे हैं, पर कोटा के अलावा भी आप कहीं लोकल में भी पढ़ोगे तो कोटा से ज़्यादा एफर्ट दे पाओगे अपने एग्ज़ाम के लिए। एट द एंड मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपके एग्ज़ाम नीट का और जेई का बहुत ज़्यादा पास है तो भाई ये सब कंट्रोवर्सी में मत फंसो। ये इन्वेस्टर्स और कुछ बड़े लोगों की सोची समझी, कुछ बड़े कोचिंग्स की सोची समझी चाल है, जो कि वो हमें मालूम है भैया इंडिया के बच्चे कितने इमोशनली कनेक्टेड है, मैंने फिर से बताया था। तो फिर से बोल रहा हूँ, तो आपके बस इमोशन से खेल रहे हैं, या आपको इधर से उधर ले जाएंगे, फिर उधर से पटक के उधर ले जाएंगे। बस उनका यही काम है कि कैसे भी करके बच्चे कहीं से छूटें और दूसरी जगह आएँ। और ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी ये सब छोड़ो। अगर यही सब काम का होता तो भाई इन्वेस्टर को सिर्फ पैसे की पड़ी है, ठीक है, बिजनेसमैन को भी पैसे की पड़ी है। आपकी कोई घंटा देख रहा है, जो देख रहा है वो भुगत रहा है, ठीक है। तो बस यार, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू स्पीच हमारे देश में बहुत अच्छा है, तो इसलिए अपन ने भी जो मुझे लगा वो बोल दिया। बट ये एक स्टोरी है, ये किसी से इससे रिलेटेड नहीं है, हमने सिर्फ एक तरीके से इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, तो इसका कोई भी डिस्क्लेमर कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। बस ऐसा मुझे लगा, तो ऐसा हो सकता है, बट आपको ये नहीं लगेगा, चलो ठीक है। बस ये आपको समझना था कि मैं आप बिहाइंड द सीन नहीं देखते हो तो दोनों की पक्ष सुनो, इसके बाद अपना कंक्लूजन थोड़ा डेप्थ में निकालने की कोशिश करो। फालतू की बकवास मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ। तो 1 बिलियन बॉयज़ के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं फिज़िक्स वाला की एक डेडिकेटेड वीडियो में। आपको तो सब ने इसकी कहानी सुनाई होगी, कहानी नहीं, वो 8,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनी, उसके पीछे की क्या क्या स्टोरी थी, उसके लिए मैं एक वीडियो निकालूंगा, अगला होगा, इसी से मैं डेडिकेटेड लिया हूँ, तो शायद आ जाए, तो कुछ दिन में आएगा, तो मस्त मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और इसरो चाइना वाली अगर सीरीज़ आपने नहीं देखी है, अगर आपका स्पेस में इंटरेस्ट है तो वो वाली भी आप देख सकते हो। IPL आ रहा है क्या? IPL के ऊपर वीडियो नहीं निकाला, स्क्रिप्टिंग हो गया क्या भाई? अरे बोल दो यार, कैमरे में ही है, चलो ठीक है। IPL वाला भी आ रहा है क्या?